नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु से। बीजेपी को राम के बाद अब परशुराम का सहारा है। मध्य प्रदेश में आज जिस तरह से भगवान परशुराम का प्रकट उत्सव मनाया गया, उससे कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। भोपाल के प्राचीन गुफा मंदिर में आज भगवान परशुराम की अष्ट धातु से बनी 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। अक्षय महोत्सव के इस कार्यक्रम में साधु संतों के साथ कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े नेता एक साथ एक ही मंच पर नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मंच पर मौजूद रहे, तो वहीं सीएम के पास में बैठे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, पीसी शर्मा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने प्रतिमा का अनावरण किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम ने अगले शिक्षा सत्र में स्कूलों में परशुराम की जीवनी पढ़ाने का ऐलान किया है, तो वहीं भूमिहीन मंदिरों पर सेवा कर कार्य कर रहे पुजारियों के लिए 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय देने का ऐलान भी कर दिया। मंदिरों की जमीनों का अधिकार पुजारियों को सौंपने की घोषणा की गई और वेदों का ज्ञान देने वाले संस्कृत के छात्रों को छात्रवृत्ति का फायदा देने का भी वादा किया गया है। और मंच पर मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा और सुरेश पचौरी ने भी भगवान परशुराम को याद करते हुए जनहित में किए गए कांग्रेस के कार्यों का उल्लेख किया है। दरअसल मध्य प्रदेश में करीब 90 लाख ब्राह्मण निवास रहते हैं, जो कुल आबादी का 16% है। हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में ब्राह्मणों ने प्रमुख भूमिका अदा की। वही मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में दोनों ही दल ब्राह्मणों के वोट बैंक को अपने पाले में करने की जुगत में जुट चुके हैं और यही वजह है कि आज एक तरफ मंच से ब्राह्मणों के हितों में कई बड़ी घोषणाएं की गई, तो वहीं कांग्रेस के लीडर्स ने भी मंच पर उपस्थिति दर्ज करा करके खुद को ब्राह्मण हितैषी भी बता दिया। वहीं एक मंच पर दोनों दलों के नेताओं की उपस्थिति कई सियासी समीकरणों के संकेत भी दे रही है। लेकिन राजनीतिक दलों की असल परीक्षा 2023 में होगी और ऐसे में देखना होगा कि ब्राह्मण वोटर्स किस पर भरोसा जताते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आखिर क्या कहा है और क्या बड़ी घोषणाएं की हैं। रखने में सहयोग। अभी तो किताबें छप गई होंगी, मैं तत्काल पाठ्यक्रम समिति को बुला के निर्देश दूंगा कि भगवान परशुराम जी के चरित्र का पाठ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। सब बच्चे पढ़ें, क्या दिक्कत है? संस्कृत पढ़ें, भगवान परशुराम पढ़ें, भगवान राम पढ़ें, भगवान कृष्ण पढ़ें, गीता पढ़ें। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अरे ये सनातन संस्कृति है हमारी। सरकार सबकी है, सबका ध्यान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मोदी जी का मंत्र है। हम उस पर चल रहे हैं और इसलिए चौबे जी सामान्य वर्ग के ब्राह्मण और अन्य समाज के जो हमारे निर्धन परिवार है, उनके कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संबल योजना के लाभ से लेकर हर लाभ उनको प्रदान किया जाएगा। मन में आई है जो कर्मकांडी बच्चे मेरे भांजे पढ़ रहे हैं, तो भैया उनको छात्रवृत्ति क्यों नहीं दी जानी चाहिए? दी जानी चाहिए कि नहीं? तो आज मैं अभी बैठे बैठे जब मैं इधर देख रहा था, तब मेरे ध्यान में आया, पढ़ रहे हैं तो उनको भी तो स्कॉलरशिप मिले। और इसलिए संस्कृत पढ़ने वाले हमारे जितने बालक हैं, उन सबको भी स्कॉलरशिप चालू की जाएगी। आज हम सब धन्य हैं, भगवान परशुराम का अवतरण दिवस है और उस अवतरण दिवस पर भगवान परशुराम जी की इस भव्य प्रतिमा का अनावरण करने स्वामी अवधेशानंद जी महाराज पधारे हैं। हमारी बहनें जो व्यवस्था को बनाए रखने में। मुख्यमंत्री का ये वो स्टेटमेंट है, ये वो बड़ी घोषणाएं हैं
जो मंच के जरिए मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश के लोगों के लिए की है और खास करके ब्राह्मण समुदाय के लिए ये बड़े कदम उठाने की यहां पर कोशिश की गई है, लेकिन कितना इससे प्रभाव पड़ेगा जरा ये समझ लेते हैं। इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा जल्दी से उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता डॉक्टर अभय प्रताप सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता स्वदेश शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। लेकिन डॉक्टर अभय प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी कोशिश की गई है और कोशिश ये की गई है कि इसमें ब्राह्मण समुदाय को परशुराम जी की जो अवतरण दिवस को मनाने के लिए और उस दौरान उन्होंने जो पाठ्यक्रम में भगवान परशुराम के बारे में पढ़ाने के लिए, साथ ही साथ छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, अलग अलग कल्याण योजनाओं के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए ये मंशा क्या है। अब इस मंशा को लेकर के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ये घोषणाएं करना चुनावों के मद्देनजर है। क्या यह सही है? अभय प्रताप जी। जी शुभेंदु जी, भारत में ज्ञान प्रदान करने की एक अति समृद्ध परंपरा रही है। गुरुकुल प्राचीन भारत में एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी जिसमें एक ही घर में गुरु के साथ रहने वाले शिष्य छात्र रहते थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी भगवान परशुराम ने जो काम किया है वह सदैव रहेगा। सब बच्चे भगवान परशुराम का पाठ पढ़ें, भगवान राम को पढ़ें, भगवान कृष्ण को पढ़ें, गीता पढ़ें। यह हमारी सनातन संस्कृति है, इसे पढ़ाया जाना चाहिए। यह उन्होंने अपने सनातन संस्कृति की ओर इंगित किया, इसे चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भगवान परशुराम जी के चरित्र का पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा हमें, जब भारत की आजादी के बाद हमें कभी भी भारत का सही इतिहास नहीं पढ़ाया गया। हाँ। आज की पीढ़ी को किसकी वजह से नहीं पढ़ाया गया? संस्कृति का ज्ञान नहीं है। ये जो भारत का सनातनी शिक्षा पद्धति या फिर जो व्यवस्थाएं हैं, आप कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास के बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाया गया। कौन है इसके पीछे, किसकी वजह से नहीं पढ़ाया गया? 70 सालों से जो सरकारों में रहे, देश के कुछ कॉलेजों में और आमने विश्वविद्यालय में आपने देखा कि जिस तरह के देश विरोधी नारे लगे, इसके लिए ऐतिहासिक संदर्भों को समझने की जरूरत है। पिछले 70 सालों में जो हमारे युवाओं को ठीक तरीके से प्रशिक्षित नहीं किया गया, अब माननीय नरेंद्र मोदी जी नई शिक्षा नीति लाई है, इससे एक व्यापक परिवर्तन आएगा। इतिहास को गलत तरीके से पढ़ाया गया है। आजादी से पहले अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति से राज किया। आजादी के बाद सत्ता के लिए देश को बांटने की कोशिश हुई। भारत शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है शुभेंदु जी, इसलिए एक समय भी भारत में ज्ञान विज्ञान तकनीक क्षेत्र में योगदान को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने परशुराम जयंती पर संस्कृत के 1900 पद भरे गए हैं और बाकी भी अतिथि शिक्षक के रूप में भरे जाएंगे। संस्कृत देव भाषा थी, वेद भाषा थी, उसको भी जीवित रखने का जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं उसको भी उन्हें साधुवाद देता हूं। ठीक है, स्वदेश शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ देता हूं। स्वदेश शर्मा जी, अब ये जो कदम उठाए गए हैं, इन कदमों को लेकर के कहीं तक कोई सवाल तो नहीं है, कोई शंका तो नहीं है, मंशा पर कोई सवाल तो नहीं है आपका? स्वदेश शर्मा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? स्वदेश जी, मेरी आवाज हाँ, आप सुनाई दिया। क्या पूछ रहे हैं आप, बताएं। स्वदेश शर्मा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुख्यमंत्री के द्वारा बड़े ऐलान किए गए, मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ी घोषणाएं की गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अभय प्रताप सिंह ये कह रहे हैं कि 70 सालों से जो सरकारें काम करती रहीं, भारतीय पुरातन जो इतिहास है, जो पुरानी सभ्यताएं हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके बारे में हमें पढ़ाया नहीं गया। हमारी जो आधार था हमें उससे दूर कर दिया गया। लेकिन कोशिश ये है मुख्यमंत्री की कि प्रदेश के अंदर जो पाठ्यक्रम है, बच्चों को जो पढ़ाना चाहिए, हम वो पढ़ाएंगे। इसमें ऐतराज है क्या? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री का पूरा कार्यकाल लगभग 18 वर्ष का है और इन 18 वर्षों में आज याद आया कि फला चीज छूट गई है। अरे भाई, ब्राह्मण कभी याचक नहीं रहा। ब्राह्मण चाहे आप चाणक्य को देख लीजिए, चाहे विष्णु भगवान के 6वें अवतार परशुराम जी को देख लीजिए, ब्राह्मण कभी याचक नहीं रहा। और रहा सवाल इस बात का कि ब्राह्मणों की चिंता करने वाली बात, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए तो कभी याचक नहीं रहा है सर, इसीलिए तो पीछे रह गया ना ब्राह्मण। एक जेब में बनिया है ब्राह्मण, इसलिए तो पीछे रह गया। तो सुन तो लीजिए, एक जेब में ब्राह्मण, आप इंटरप्ट कर लीजिए, फिर आप ही की सुन लूं पहले मैं। हाँ, नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, मेरा ये सवाल सर आपसे भी है और उनसे भी है। अरे तो बात को आगे तो बात करिए, बताइए सर, बताइए। रहा सवाल इस बात का, इनके संगठन प्रभारी कहते हैं एक जेब में ब्राह्मण है, एक जेब में वरिया है,
और आज जब 2023 का चुनाव आन पड़ा तो इनको ये बहुत सारी चीजें याद आ गई हैं। जबकि माननीय कमलनाथ जी जब सरकार में आए तुरंत उन्होंने पुजारियों का मानदेय 3 गुना किया था कि नहीं किया था, मीडिया को भी पता है इस बात का। माननीय कमलनाथ जी ने उज्जैन में आचमन के लिए जल नहीं था, शपथ ग्रहण से 4 घंटे पहले उज्जैन महाशिप्रा में जल की व्यवस्था की। माननीय कमलनाथ जी ने उज्जैन महाकाल के कॉरिडोर के निर्माण के लिए योजना तैयार की और 350 करोड़ बजट का प्रावधान किया, आवंटित किया। माननीय कमलनाथ जी ने मां नर्मदा के दोनों घाटों को विस्तार करने का कार्यक्रम करने के लिए योजना बनाई। माननीय कमलनाथ जी ने ओंकारेश्वर, इंदौर, उज्जैन को पर्यटन से जोड़ने के लिए मोर टक्का रोड का 12 किलोमीटर 4 लेन जोड़ने का काम करने की प्रस्तावना तैयार की, प्रस्तावित किया। माननीय कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं बनाई, तब ये कहां चले गए? माननीय कमलनाथ जी ने राम वन पथगमन की कार्ययोजना तैयार करके, जबकि इन्होंने, इनकी सरकार 18 वर्ष की है, 18 वर्षों के दौरान इन्होंने 2007 में इनके बजट में राम पथगमन के लिए 10 रुपए थे आवंटित, 10 रुपए, जो रिकॉर्डेड है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, विधानसभा की कार्रवाई में रिकॉर्डेड है, आपको भी संज्ञान में होगा। 2200 मात्र 10 रुपए, मात्र 10 रुपए बन राम पथगमन के लिए। ये क्या भगवान राम की बात करेंगे? ये ब्राह्मणों को घर आते, एक जेब में ब्राह्मण एक जेब में बनिया बोलते हैं। आज चुनाव सामने आ गया तो राजनीति करने लगे। उसी आयोजन में जिन पंडित रामेश्वर शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में कार्यक्रम था और उनको मंच तक नहीं आने दिया। माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा क्या ब्राह्मण नहीं है? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने सारे कार्यक्रम दतिया में छोड़ करके भोपाल पधारे, लेकिन उनको उस मंच तक नहीं आने दिया। ब्राह्मणों का निरादर निरंतर कर रहे हैं, लेकिन उनका वोट हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 1 करोड़ ब्राह्मण मध्य प्रदेश का इस बात को देख रहा है, समझ रहा है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, ब्राह्मण चाणक्य है, ब्राह्मण कुर्सी दिलाता है। ब्राह्मण को बेवकूफ मत समझिए। कुल मिलाकर के ब्राह्मणों की चिंता अगर करते होते तो 18 वर्ष के कार्यकाल में की होती कभी? अच्छा, एक बार भी पुजारियों का मानदेय बढ़ाया होता तो बता दीजिए। अब जो मुख्यमंत्री के द्वारा मंच से कहा गया, इससे तो बड़े खुश होंगे। जैसा आप कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ब्राह्मणों के हितैषी हैं, तो जो काम किए गए, जो बड़े ऐलान किए गए, जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं, इससे तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी खुश होंगे और कांग्रेस पार्टी के नेता और आप खुद भी खुश होंगे। शुभेंद्र जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये माननीय कमलनाथ जी ने बिना मांगे ये सब की, उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। माननीय कमलनाथ जी ने 108 फुट के हनुमान जी का निर्माण कराया छिंदवाड़ा में, कभी उस पर राजनीति नहीं की। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने 3300 किलोमीटर की पैदल यात्रा की मां नर्मदा की, लेकिन पर उस पर राजनीति कभी नहीं की। कांग्रेस कभी राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ती। ये 2023 का चुनाव आ गया, इनके पास 18 वर्षों में कहने के लिए कुछ नहीं है। चरम पर महंगाई है, चरम पर बेरोजगारी है, डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम। आप भी कह रहे हैं कि धर्म को राजनीति के साथ जोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जरा एक रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर अभय प्रताप सिंह लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में। अभय प्रताप जी, अब ये जवाब दीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के हितैषी तो हम भी हैं, लेकिन आप दिखा रहे हैं, हम कहते नहीं है। देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है, इसलिए विपक्ष की भूमिका के तहत वो आरोप लगा रहे हैं। भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन वो सभी वर्गों, सभी समाजों के पूज्य हैं। आज अक्षय तृतीया भी है, उन पर उनका जन्मोत्सव होता है और इस पर आज पूरे भारतवर्ष में शादियां हो रही हैं। इसलिए भगवान शिव के परम भक्त परशुराम जी न्याय के देवता है, उनको पार्टियों में ना बांधे। और जहां तक बात कर रहे हैं आप इसके सांस्कृतिक विरासतों की, सदियों की प्रतंत्रता के बाद भी 1947 में देश को राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई थी, किंतु दुर्भाग्यवश उसके सांस्कृतिक स्वरूप पर होने वाले अनवरत हमलों पर कोई विराम नहीं लग सका था। स्वतंत्रता के 7 दशकों तक, जैसे मैंने कहा, 70 वर्षों तक भी हम ना तो अपनी मंदिरों को मुक्त कर पाए थे, ना नदियों को, ना सांस्कृतिक विरासतों को, ना अपने महापुरुषों को। ये जो आज कहते हैं जिन्हें आचमन कैसे करना है नहीं आता था, वो आज मंदिरों की घंटियां बजा रहे हैं। केवल परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी सनातन संस्कृति को लेकर मंदिर बनाए, पर उस पर कभी राजनीति नहीं की। आप राजनीति कर रहे हैं, ये सब दिख रहा है। लोग पढ़े लिखे हैं, युवा पढ़ा लिखा है, आपकी जुमलेबाजी आने वाला नहीं है। कहा तो ये जा रहा है, ये कहा तो ये जा रहा है। एक मिनट, ठीक है अभय प्रताप सिंह जी, कहा तो ये जा रहा है ना कि सियासत हो रही है, सियासत कौन रहा है? आपका ये मुगालते पालना, आपका ये लोगों को प्रलोभन देना, बेवकूफ बनाने की कोशिश करना, ये आप मतदाता समझ चुका है। आप में बीच में नहीं बोला,
जब मैं अपनी बात रख लेकिन रहा हूं तो आपने ये मेरा बोली आपसे निवेदन है कि मुझे अरे रख भाई दीजिए जाए। डॉक्टर अभय प्रताप जी, आपने गलत बात बोली, मैंने एक भी बात गलत नहीं बोली, मैंने जो भी बोला रिकॉर्डेड बोला, मैंने कोई भी गलत बोला हो तो जनता न्याय करती है, इसलिए 18 सालों से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ लेकिन आप इस तरह की बात करें, देश की आजादी की बात सरदार की करने लगे। आप बताओ, माफी भी रोका, आदर्श मानते हैं भारतीय जनता पार्टी, नहीं बोला, सही बोला, गलत बोला, ये तो न्याय जनता करती आई है, कर रही है, मत कौन सा नहीं, ये तो जनता तय करेगी कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, जनता के मुताबिक कौन है ये तो जनता को तय करने दीजिए, ये जनता को तय करने दीजिए, छोड़ दीजिए इसको तो 1947 की बात ठीक करने है। लगे। शर्मा जी एक मिनट जरा सुन लीजिए, एक बार जरा सुन लेते हैं, आपने सवाल किया, जरा जवाब भी सुन लेते हैं। तो शुभेंदु जी, मेरा यह कहना था कि हिंदू समाज के 500 वर्ष के संघर्ष और 125 वर्षों की कानूनी दांवपेच के बाद 2019 में राम जन्मभूमि के मामले में जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया 5 अगस्त को, जिसका निर्माण शुरू हुआ, ये सारे कार्य जो भारत की प्रतिष्ठा स्वाभिमान से जुड़े थे, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज विपक्ष कांग्रेस जो बात कर रही है परशुराम जी को लेकर, ये परिणाम है भारतीय जनता पार्टी के ने जो अपनी सनातन संस्कृति को जीवित किया। इस कारण है भगवान राम का नाम लेते हैं, भगवान परशुराम का नाम ले रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि हम अतिथि विद्वान रखेंगे, 1900 हमने भर्ती कर दिया, नहीं ले रहे हैं, राम जन्मभूमि का अगर पट किसी ने खुलवाते हैं जो हमारे राजीव गांधी ने खुलवाते, आपको याद होगा, या मीडिया देख रहा है, विद्वान पत्रकार मुझे टोक सकते हैं, लेकिन हमने राजनीति नहीं की, क्योंकि धर्म की राजनीति हम नहीं करते। अगर ये हम सारी ये मानते हैं योजनाएं, देश को आजादी दिलाने में हर जाति हर धर्म के लोगों का योगदान रहा है, सबका ये भारत है। नहीं सर, देखिए आम जनता तो ये जानना चाहती है ना कि ब्राह्मणों का, सुनिए एक मिनट, सुधीर शर्मा जी, अगर प्रताप सिंह जी, अगर ब्राह्मणों का हितैषी हर कोई है, ब्राह्मणों का हितैषी हर कोई है, याचन करते नहीं है, मांगते नहीं है, मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया ना। इतने समय से पाठ्यक्रम के अंदर भगवान परशुराम के बारे में क्या उनके बारे में पाठ पढ़ाया गया, क्या उनके बारे में कोई जानकारी दी गई? और बिल्कुल वाजिब सवाल है, इतना लंबा समय हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना लंबा समय। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यही तो सवाल उठा रहे हैं कि अब जाकर के याद आ रही है। मैं आपसे फिर से वही कह रहा हूं कि 2014 के बाद देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जो देश कभी नरेंद्र मोदी जी के लिए वीजा नहीं देते थे, उस देश में जाकर राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति को भगवत गीता भेंट करते हैं। ये परिवर्तन जब 2014 के बाद आया है। 2014 के पहले ये जो लोग ये सब चीजों को छूने से डरते थे। अरे मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अक्षरधाम की सीढ़ियों पर बैठते हैं आकर, बिना किसी औपचारिकता के अपनी संस्कृति का दर्शन कराते हैं। चीन के राष्ट्रपति न सिर्फ साबरमती रिवर फ्रंट पर ले जाकर अपनी लोक संस्कृति का वो दर्शन कराते हैं, अपनी गांधी जी के आश्रम में ले जाकर चरखा चलवाते हैं। ये जो सनातन संस्कृति की बात आगे बढ़ी है, अब कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। आज परशुराम जी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि परशुराम जी का गौरवशाली इतिहास हम पढ़ाएंगे, रामायण और महाभारत के दो युगों की वो पहचान है, रामायण प्रेम के त्रेता युग में और महाभारत के द्वापर युग में। भगवान मेरी बात को रखने दे, मेरी बात को रखने दे, मैंने आपको पूरा सुना है। सुधीर शर्मा जी, आप सुनने की क्षमता आप भी रखते हैं। पहुंच गए, आप अमेरिका पहुंच गए। अच्छा ठीक है, मैं अभय प्रताप जी एक मिनट जरा, अभय प्रताप जी मैं वापस लौटता हूं। सुधीर शर्मा जी अब सवाल तो ये है कि अगर सरकार ने इतने लंबे समय तक कुछ नहीं किया तो विपक्षी भूमिका क्या थी? आपने कितना दबाव बनाया सरकार के ऊपर? अगर भगवान परशुराम के लिए पाठ्यक्रम के अंदर उनके नाम को लेकर के, उनकी जीवनी के बारे में, उनके बारे में अगर पढ़ाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही थी तो विपक्ष ने दबाव बनाया क्या? सुधीर शर्मा जी, विपक्ष ने दबाव बनाया। कांग्रेस पार्टी अगर ब्राह्मणों की हितैषी है, चाहती थी कि भगवान परशुराम के बारे में पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया जाए, एक लंबा समय हो गया सरकार ने नहीं किया, तो क्या विपक्ष की भूमिका इसमें थी? विपक्ष ने चाहा कि सरकार के ऊपर दबाव बना करके उनसे कहें कि पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया जाए। भगवान श्री परशुराम जी का पूरा ग्रंथ है, तुलसीदास जी ने भी उनका पूरा वर्णन किया है। जो सनातनी लोग हैं वो भगवान परशुराम जी के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक ढकोसला है, ढकोसलेबाजी है। ये बच्चों को पाठ्यक्रम में अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो ये गलत है, ये ठीक नहीं है। उसका काट करने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, किताबें अभी छप चुकी है। अरे भाई, अगर आपको इतने ध्यान था तो किताबें तो आप छप गई। 17 साल से क्या कर रहे थे आप? नहीं, बच्चों को अगर पढ़ाया जा रहा है, अगर भगवान परशुराम के बारे में अगर बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के अंदर उनके बारे में बताने के लिए अगर ये पाठ्यक्रम जोड़ दिया जाता है तो ये अच्छा नहीं है क्या? ये होना नहीं चाहिए था क्या? पाठ्यक्रम जोड़ने का विरोध नहीं है, बात इस बात की है कि 18 साल में किताबें छपती रही, तब आपको कभी याद नहीं आई?
क्या आपको आपका वो बयान था भारतीय जनता नहीं, पार्टी तब तो आपको भी याद नहीं आई सर, कांग्रेस पार्टी को भी याद नहीं आई। कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार से एक बार नहीं कहा कि पाठ्यक्रम के अंदर शामिल कर लेना चाहिए। काटने के लिए ये एक साजिश है। शुभेंदु जी, और शुभेंदु जी, लेकिन मध्य प्रदेश का व्यक्ति, मध्य प्रदेश का पढ़ा लिखा मतदाता इस बात को जानता है कि आप ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं। अभय प्रताप सिंह शुभेंदु जी, मैं ये बार बार कोट कर रहे हैं कांग्रेसी प्रवक्ता की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने ये कहा कि जिम्मे ब्राह्मण है बनिया, इसको ये गलत तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। चूंकि वो उत्तर दक्षिण भारतीय है, उनकी भाषा का, उनको हिंदी भाषा का थोड़ा सा उन पर उनका कमांड नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो हिंदी है ना साहब, उन्होंने आशीर्वाद हमारे साथ है शब्द का उल्लेख किया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आदिवासी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र में भाषा की समझ पाए। उनका कहने का मतलब ये था वो हिंदी भाषी राज्य से नहीं आते हैं, हिंदी भाषी राज्य से आने के कारण उनका लैंग्वेज प्रॉब्लम था। उस लैंग्वेज प्रॉब्लम को देखना ये ओछी राजनीति है, ओछी मानसिकता है। इसको ओछी मानसिक राजनीति ना करें। पहली बात तो ये है, अगर उनको लैंग्वेज नहीं आती तो उन्हें क्यों बुला लिया यहाँ? आपके मुख्यालय आरएसएस ने क्यों भेज दिया यहाँ? क्या यहाँ के लोगों पर भरोसा नहीं था? भारतीय लैंग्वेज, अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभय प्रताप सिंह, एक मिनट जरा। क्या मध्य प्रदेश के लोगों में हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि सत्ता में नहीं आ पाए, इस वजह से आप जो काम सरकार ने अब किए हैं वो आप पहले नहीं करवा पाए। आपकी देश के अंदर एक दो राज्यों के अंदर सरकारें हैं, आप ये इंप्लीमेंट वहां पर करवा दीजिए। आप पुरानी पेंशन बहाली की जो डिमांड वहां पर जो इंप्लीमेंट किया गया वो आप मध्य प्रदेश में भी लाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ की कोई अच्छी चीज है तो आप दूसरे राज्यों में भी एक मिसाल पेश कर दीजिए। बात को समझते हैं कि हमारे देश की आजादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस नारे को संविधान में स्थान मिला। भगवान परशुराम का पाठ्यक्रम अगर बच्चों की किताबों में शामिल किया जाता है, पाठ्यक्रम अगर शामिल कर लिया जाता है, उसमें पढ़ाया जाता है बच्चों को भगवान परशुराम के बारे में, तो इसमें कहां से एकता खंडित हो रही है? भाईचारा कहां से खराब हो रहा है फिर? जैसे कांग्रेस को जरूरत पड़ी 1000 गौशाला, मध्य प्रदेश में 1000 गौशालाएं बनाने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया। सर फिर आप ट्रैक से लग जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर भगवान परशुराम के बारे में, उनके बारे में अगर किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो इससे कौन से हिंदू मुस्लिम एकता खराब हो रही है? भाईचारा कैसे खराब हो सकता है सर? अरे भाईचारे की बात तो पूछो ही मत इनसे। अगर ये हिंदू मुस्लिम ना हो कर पाए, ये धारा 370 नहीं कर पाए, ये तो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं सर, ना कर पाए, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास एक शब्द नहीं है बोलने के लिए। ये सिर्फ इसी बात पर बोल सकते हैं, माहौल खराब करो, सौहार्द खराब करो, बंटवारा करो, राजनीति करो। ये जिस दिशा में जा रहा है देश, पूरा देश और विद्वान समझ रहा है। चीफ जस्टिस चलिए ठीक है, ये जनता को तय करना है, ये जनता को तय करना है। जो घोषणाएं हुई हैं क्या असम मायने में सही हैं, क्या देरी से हुई हैं घोषणाएं, ये जनता को तय करना है। खैर बहुत शुक्रिया, दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया है। लेकिन जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल को लेकर के कई तस्वीरें भी हैं। जरा एक तस्वीर और भी सामने आई है, जरा दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, दो बयान सामने आए हैं। क्या वो बयान है, जरा आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन 24 घंटे समाज की सेवा में लगी रहने वाली पार्टी है। आपको पता होगा जब कोविड में कांग्रेस और सब क्वारंटाइन हो गए थे, तब हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पर रख के सेवा में लगा हुआ था कोविड के मरीजों की। इसलिए हम कोई चुनाव में रख के काम नहीं करते हैं। चुनाव हमारा उद्देश्य नहीं रहता है, हमारा उद्देश्य है भारत के लोगों का विकास, और उसके लिए हम काम करते हैं तो चुनाव में उसका प्रतिसाद मिलता ही है। इसलिए कोई अलग से कोई विशेष तैयारी चुनाव को मद्देनजर रख के ऐसे कोई स्वार्थपूर्ण भावना से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। हो अक्षय तृतीया हो या ईद का शुभ अवसर हो, सारे अवसर, सारे त्यौहार हमारे भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं और सभी समाज इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये पॉजिटिव बात है, सकारात्मक बात है। रही बात ब्राह्मणों को साधने की, तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है कि वक्त आने पर कभी टंट्या भील याद आ जाते हैं, वक्त आने पर रानी कमलापति याद आ जाती हैं, वक्त आने पर इनको विभिन्न तीज और त्यौहार याद आ जाते हैं। धर्म का राजनीतिक दुरुपयोग हम नहीं करते। हमारे लिए सभी जाति, धर्म, सारे वर्ग, हम समान रूप से सबको देखते हैं और सबका आदर और सम्मान हमने देश के आज़ाद होने से पहले और देश के आज़ाद होने के 70 सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। आज हम तो मुख्यमंत्री की कई घोषणाएं, राम से लेकर के परशुराम तक की चर्चा, लेकिन इसमें सियासत खूब हो रही है, शोर भी खूब हो रहा है और इसमें हो हल्ला भी है। लेकिन परशुराम के बारे में अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो सवाल यही है, क्या ये गलत है? पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।